ये कालीन फ्रांस से मंगवाई है। तुम जैसे भिखारी के औकात इसे छूने की भी नहीं है। दूर हटो, हटो। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन अतुल अग्रवाल के बंगले का गार्ड राघव जैसे ही घर के अंदर आ रहा था कि तभी अतुल की पत्नी गीता उस पर चीख पड़ी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई घर के अंदर आने की? तुम्हारे गंदे मैले जूते मेरी लाखों की कालीन को गंदा कर देंगे। राघव गीता की बात सुन के मन ही मन कहता है, करोल बाग की दुकान से मंगवाई कालीन को फ्रांस से मंगवाई हुई कालीन बता रही है। राघव अभी ये सब सोच ही रहा था कि एक बार फिर से गीता अग्रवाल की तेज और कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजती है। क्या हुआ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पहले अपने गंदे कपड़े और ये फटे जूते बाहर फेंक के आओ, और हाँ, नहा के आना। कितनी बदबू आती है तुमसे और तुम्हारे कपड़ों से। वो असल में बाहर का नल खराब हो गया है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं घर के अंदर आकर बाथरूम इस्तेमाल करना चाहता था। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है तो जाओ किसी नदी या तालाब में जाकर नहाओ, लेकिन मेरे बंगले का बाथरूम तुम्हें मैं हरगिज इस्तेमाल नहीं करने दे सकती। अब जाते हो कि नहीं यहाँ से? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। राघव को देखकर गीता का पारा बढ़ता ही जा रहा था। वो अभी उससे आगे कुछ और कहती कि तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। अब बस भी करो माँ, क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो? गीता ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से एक खूबसूरत सी लड़की धीरे धीरे नीचे उतरती हुई आ रही थी। दूध सा सफेद चेहरा, खूबसूरत नीली आंखें, घने काले बालों वाली ये लड़की जिसे कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन राघव उसे देखते ही अपनी नजरें नीची कर लेता है। वहीं गीता उससे कहती है, स्नेहा बेटा, तुम क्यों नीचे आ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जाओ जाके आराम करो। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गीता और अतुल अग्रवाल की इकलौती बेटी स्नेहा थी। क्या हुआ तब से इस बात का शोर मचा हुआ है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो राघव से कह रही थी कि जाके नहा ले। देखो ना इसके कपड़ों से कैसी बदबू आती है। इतना कहकर गीता एक बार फिर से राघव की तरफ गुस्से से देखती हुई कहती है, देखा, तब से यहाँ खड़े होकर मुझसे जवान लड़ा रहे हो। तुम्हारी आवाज सुनकर स्नेहा की नींद खुल गई। अब जाओ जल्दी से नहा कर आओ, तुम्हें खाना भी बनाना है, अभी भूल गए क्या? राघव से ये बोलकर गीता गुस्से से बड़बड़ाने लगी। मुझे तो समझ नहीं आता स्नेहा, तेरे पापा को पूरे शहर में यही भिखारी मिला था जो इसे तुम्हारा पति बना दिया। सोचो क्या होगा जब दुनिया के सामने तेरे इस गंवार पति का सच सामने आएगा। बिजनेस टाइकून अतुल अग्रवाल की इकलौती बेटी स्नेहा का पति कोई और नहीं बल्कि उसके ही बंगले का एक मामूली गार्ड राघव है। इसी डर से तो मैं इसे घर के अंदर नहीं आने देती, और बुलाती भी हूँ तो सिर्फ घर के काम के लिए। माँ, तुम भी अच्छे से जानती हो कि पापा ने राघव से मेरी शादी क्यों करवाई है। याद है ना कैसे 6 महीने पहले पापा को आए उस फोन के बाद वो घबरा गए थे, और उस वक्त अगर राघव ने उनकी बात मानकर हमारी मदद ना की होती तो आज मैं आप लोगों के सामने शायद खड़ी नहीं होती। आज से 6 महीने पहले। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? एक सुबह अतुल अग्रवाल के मोबाइल पर एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ किसी शख्स ने अतुल से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। मैं ऐसा लड़का कहां और कैसे ढूंढूंगा स्नेहा के लिए? यही एक रास्ता है इस मुसीबत से बचने का। इतना कहकर वो शख्स फोन कट कर देता है, जिसके बाद अतुल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती है। उसके बाद से वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढने लगे जो स्नेहा से सिर्फ 1 साल के लिए शादी करे, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। लेकिन ये शर्त सुनकर स्नेहा से कोई भी लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में थक हार कर अतुल को अपने बंगले के गार्ड राघव के सामने झुकना पड़ा। एक दिन अतुल राघव को अपने पास बुलाकर कहते हैं, राघव,
मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मेरी एक ऐसी मजबूरी है जिसके लिए मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी स्नेहा से करवाने जा रहा हूं। इतना कहकर अतुल ने नेहा के उस राज के बारे में भी राघव को बता दिया और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में भी। ये बातें सुनकर राघव को ना तो अतुल अग्रवाल की बातों पर और ना ही अपनी किस्मत पर भरोसा हो रहा था। और हो भी कैसे, आखिर राघव ये बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता कि जिस बंगले का वो गार्ड है वो एक दिन वहां का घर जमाई बन जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि जरूर मामला कुछ और है। अतुल अग्रवाल जैसे रईस की बेटी से कोई भी लड़का शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। राघव इसी उधेड़-बुन में था कि तभी अतुल उससे कहता है, राघव, मैं तुम्हें इस शादी के बदले 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 1 करोड़? हाँ, 50 लाख 6 महीने पूरे होने पर और बाकी के 50 लाख 1 साल के बाद। अतुल की बात सुनकर राघव हैरान रह गया, लेकिन तभी उसे अपने पिता का ख्याल आया जो कि एक एक्सीडेंट के बाद से कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। पैसों की बात सुनते ही राघव ने तुरंत अतुल की बात पर हामी भर दी। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं आपकी बेटी से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एडवांस में 10 लाख रुपए चाहिए आज ही। ठीक है, तो मैं तुम्हारी और स्नेहा की शादी की तैयारी करवाता हूँ, लेकिन याद रहे इस शादी के बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं बताओगे। मुझे मंजूर है। दरअसल राघव शुरू से कोई गार्ड नहीं था, बल्कि वो एक अच्छे घर से ताल्लुक रखता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन अभी वो उस कंपनी के दफ्तर में पहुंचा ही था कि उसे किसी का फोन आता है। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात राघव जी से हो रही है? हाँ जी, मैं राघव बोल रहा हूँ, बोलिए। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हमारे यहाँ भर्ती कराया गया है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। क्या एक्सीडेंट? ये सुनते ही राघव अपना इंटरव्यू छोड़ सीधे सिटी हॉस्पिटल पहुँचता है और इमरजेंसी में जाकर डॉक्टर से मिलता है। मेरे पापा ठीक तो है ना? नहीं, उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 10 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। क्या 10 लाख? इतने पैसे मैं अभी कहाँ से लाऊंगा? देखिए, जब तक आप पैसे नहीं जमा करेंगे ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। प्लीज सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप ये ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज, मेरे पापा की जान बचा लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये पैसे जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। हाँ। राघव के बहुत गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, मैं ये ऑपरेशन कर दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप ये पैसे नहीं चुकाएंगे आपके पापा को अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा और जितने दिन भी वो यहाँ रहेंगे उसका खर्चा आपको अलग से देना पड़ेगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है, आप बस मेरे पापा की जान बचा लीजिए। राघव के इतना कहते ही डॉक्टर उसके पापा को फौरन ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं और कुछ घंटों बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। उन्हें अपने पास आता देख राघव की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पापा अब कैसे हैं? ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन फिलहाल हम उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे, जैसा आप लोग ठीक समझें। राघव अपने पिता के लिए एक अच्छी नौकरी का सपना छोड़ अतुल अग्रवाल के बंगले में रात के समय गार्ड की नौकरी करने लगा, जिससे दिन भर वो अपने पिता के पास रह सके। और इसलिए आज जब अतुल अग्रवाल ने उससे अपनी बेटी स्नेहा से शादी की बात कही तो इससे इनकार नहीं कर सका। लेकिन राघव को नहीं पता था कि जिन पैसों के लिए वो ये शादी कर रहा है वो उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जलालत बन के सामने आएगा। अतुल की पत्नी और स्नेहा की माँ गीता अग्रवाल के रूप में। जब से राघव और स्नेहा की शादी हुई थी, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब गीता ने उसे जलील नहीं किया हो
और आज 6 महीने बाद भी राघव गीता से वही सब सुन रहा था और सह रहा था। गीता ने तब से राघव को न सिर्फ अपने बंगले का गार्ड बना रखा था, बल्कि उससे वो घर के सारे कपड़े बर्तन भी धुलवाती थी और इन सब के बदले वो राघव को सिर्फ गालियां ही देती थी। इतना ही नहीं, राघव को स्नेहा के पास जाने देना तो दूर की बात थी। इन 6 महीनों में उसने कभी स्नेहा और राघव को बात तक नहीं करने दिया था। और आज भी जब स्नेहा राघव के बचाव में अपनी माँ को चुप करा रही थी, तब भी राघव के लिए उसकी नफरत उसकी बातों में साफ दिख रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें घर का बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे देती हूँ, लेकिन याद रखना, पानी ज्यादा बर्बाद मत करना। गीता की बात सुनकर राघव जहाँ बंगले के अंदर आकर नहाने चला जाता है, तो वहीं स्नेहा भी वापस अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब राघव बाथरूम से बाहर आता है, तो गीता फिर से अपने पुराने तेवर में उससे बात करने लगती है। तुमने नहाने में पूरे 20 मिनट का समय लिया है, समझ रहे हो तुमने कितना पानी बर्बाद किया है। अब से मैं तुमसे हर महीने बिजली, पानी और इस घर में रहने का किराया भी लूंगी। क्या ये कैसी बात कर रही हैं आप? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे फटीचर को मैं यूं ही अपनी बेटी दे दूंगी और इस आलीशान बंगले में मुफ्त में रहने दे दूंगी? मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज से हर महीने तुम मुझे 10,000 रुपये दिया करोगे, समझ गए? क्या मतलब यहाँ रुकने के बदले में मैं आपको 10,000 रुपये दूं? आप होश में तो हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? निकल जाओ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर गीता ने गुस्से में आगे जो किया वो राघव के लिए सहना नामुमकिन था। ओह, ये क्या कर रही हैं आप? गीता वहाँ पड़े एक डंडे से राघव को मारने लगती है। ये देख राघव को भी गुस्सा आ जाता है। वो डंडे को हाथ से रोकते हुए गीता से कहता है, आज आपने हद पार कर दी है। हद तो तुमने पार की है, तो कौड़ी के फटीचर भिखारी। ये देखो, तुमने अपने गीले चप्पल से ये सारा कारपेट भी गीला कर दिया है। अब इसे कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप। गीता की बात सुनकर राघव अभी कुछ कहता कि तभी बंगले का डॉगी टॉमी भी जोर जोर से राघव पर भौंकने लगता है, मानो वो भी अपनी मालकिन की बातों में हाँ में हाँ मिला रहा हो और राघव को घर से बाहर निकालने के लिए कह रहा हो। राघव उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, जैसी मालकिन वैसे ही उनका कुत्ता, हर वक्त भौंकते रहते हैं। क्या क्या कहा तुमने? देखो, टॉमी को कुछ कहने या करने की कोशिश भी मत करना। उसकी हैसियत इस घर में तुमसे कहीं ज्यादा है, समझे? अच्छा, तो ऐसी बात है तो आपको आपका टॉमी मुबारक हो। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाकी के पैसे दे दीजिए। क्या पैसे? तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली यहाँ से, बल्कि इतने दिन तुम जो यहाँ रहे, खाए पिए, उसके पैसे मैं तुमसे लूंगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। मेरे सारे पैसे मेरे पिता की बीमारी में खर्च हो गए हैं। मैं नहीं जानती, तुम सड़कों पर जाकर भीख मांगो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मुझे हर महीने का किराया चाहिए। ये सब शोर सुनकर स्नेहा एक बार फिर अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अरे भाई, क्या चल रहा है तब से? माँ, राघव, बस बहुत हो गया। मैं तंग आ चुकी हूँ रोज रोज की इस चिक चिक से। स्नेहा की बात सुनकर राघव उससे कहता है, लेकिन स्नेहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी माँ ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझे दिन रात बेइज्जत करती रहती है। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और मेरी माँ तुम्हारे साथ जो भी करती है, तुम हो ही उसी लायक। क्या कहा तुमने? मैं उसी लायक हूँ कि हर कोई मुझे इस घर में जलील करता रहे? राघव की बात सुनकर स्नेहा कुछ नहीं कहती है और उससे अपना मुंह फेर लेती है। ठीक है फिर, मुझे भी इस घर से और तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है स्नेहा। मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से, और फिर चाहे तुम या तुम्हारे पापा कितना भी बुलाएंगे मुझे वापस, मैं कभी नहीं आने वाला। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम हम लोगों को धमकी दो हैं? मैं भी देखती हूँ कि तुम इस शहर में कहाँ जाते हो। उसकी फिक्र आप मत करिए, मैं जहाँ भी जाऊँ कम से कम वहाँ सुकून से तो रहूंगा। इतना कहकर राघव बंगले में बने सर्वेंट क्वार्टर में जाता है और अपना बैग पैक करने लगता है। तभी गीता पीछे पीछे आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन खबरदार, जो इस घर के किसी सामान को हाथ भी लगाया तो तुम सिर्फ अपना ये घटिया और सड़ा सा बैग लेते जाओ। गीता की बात सुनकर राघव गुस्से में आ जाता है और दरवाजे पर जोर से धक्का देते हुए वहां से निकलने लगता है कि तभी, जाओ जाओ, लेकिन कल सुबह कोर्ट पहुंच जाना, तुम्हें कल स्नेहा को डाइवोर्स देना है। डाइवोर्स? अभी स्नेहा के ऊपर मंडरा रहा खतरा पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। ऐसे में 1 साल से पहले राघव और स्नेहा का डाइवोर्स हो जाता तो फिर स्नेहा की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन गीता ने जिस तरह से जलील कर राघव को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था, उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। राघव जैसे ही घर से बाहर जाता है कि तभी अतुल अग्रवाल के बंगले में चीख पुकार मच जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी तुम्हारे साथ। स्नेहा, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? स्नेहा! आखिर क्या हुआ था स्नेहा के साथ? क्या वाकई राघव के साथ 1 साल पहले रिश्ता टूटने पर स्नेहा की जान को खतरा हो सकता था? क्यों करवाई थी अतुल अग्रवाल ने राघव जैसे मामूली इंसान से अपनी इकलौती बेटी की शादी? 6 महीने पहले आखिर किसका फोन आया था अतुल के पास? उसने ऐसा क्या कहा था अतुल अग्रवाल से जिसके बाद उसने मजबूरी में एक गार्ड को अपना दामाद बना लिया था? क्या राघव वापस अपने ससुराल आएगा? क्या गीता का बर्ताव उसके लिए बदलेगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर जमाई, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।